वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th के फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत आप सब जानते होंगे कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसी से आजकल हमें एनर्जी मिलती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम, आपको पता है, घर पे क्या क्या चीज़ें चलाते हैं, बाइक चलती हैं, गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं और भी काफ़ी चीज़ें चलने लगी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, सारे कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे। तो उसको जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं जी। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे नोट करते हैं? स्मॉल क्यू से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो पाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है जी, आइदर टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होंगे, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या फिर वो रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को आकर्षित करना, एक दूसरे की तरफ चलना। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा आपने, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहलाता है अट्रैक्ट। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अपने आप पे, तो इसको कहते हैं हम रिपेल। तो क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जी किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो टू भी, जिसके कारण क्या होता है जी, आइदर टू ऑब्जेक्ट होंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की फिर टाइप कितनी होती है जी? तो ध्यान रखना जी, दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा जी एटम के बारे में। कोई भी एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं जी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और अंदर होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। और एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपको पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? ये चीज़ ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होगा जी? रिच इन प्रोटॉन। रिच इन प्रोटॉन, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा पाए जाएंगे, तभी तो पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, तभी पॉजिटिव होगा। या फिर दूसरी बात कह सकता हूँ मैं, पुअर इन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन में पुअर होगा। इलेक्ट्रॉन उसके पास कम होंगे तो प्रोटॉन उसके पास क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ये सिंपल सा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? रिच इन प्रोटॉन और पुअर इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखिएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसका उल्टा हो गया। नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसके पास नेगेटिव ज़्यादा आ जाएगा, तो यानी कि रिच इन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के बारे में आप क्या बोलोगे जी? रिच इन इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हो पुअर इन प्रोटॉन। पुअर इन प्रोटॉन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी जी। आगे देखो, आगे हम बात कर रहे हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कौन कौन सी उसके अंदर क्वालिटी गुण होते हैं जी। सबसे पहली बात तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज का मतलब हुआ, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे जी। ठीक है। और अगर सिमिलर चार्ज हो गए, सेम चार्ज हो गए, सेम चार्ज होने का मतलब एक पॉजिटिव है, एक इधर भी पॉजिटिव है, तो जब आप इन दोनों को पास लेके आओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो पहली प्रॉपर्टी होगी क्या? अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी होगी सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कि जी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहले समझो एसआई यूनिट क्या होती है जी। एसआई है जी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, फुल फॉर्म होती है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया हुआ है हमने। ठीक है जी। जैसे आप लेंथ को नाप रहे हो, तो लेंथ को क्या होता है नापने का एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि एक हाथ की लेंथ लो, तो एक हाथ हो सकता है किसी का छोटा हो, किसी का बड़ा हो। ठीक है। तो एक्यूरेट लेंथ नहीं आएगी, इसलिए हमने क्या करा, लेंथ की एक ऐसा यूनिट बना ली, मीटर। ये मीटर में बता देंगे हम। कहीं चले जाओ आप, किसी अदर कंट्री में भी चले जाओ, मीटर वहाँ उतना ही रहेगा।
ठीक है। तो उसी तरह हमने इसको नापने के लिए भी एक यूनिट बनाई है जी, की इकाई बनाई है। तो कभी पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज को की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना जी कूलाम्ब है। क्या है जी? कूलाम्ब। और इसको नोट करते हैं किससे? कैपिटल सी से, बड़े सी से, ठीक है। सी फॉर कैट। अगला जी, चार्ज इज प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमेशा किससे प्रोड्यूस होता है जी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मान के चलो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। स्टार्टिंग के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि ना ही प्रोटॉन होंगे ना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम, कोई भी चीज़ हो एटम से मिलकर बनी होती है, और एटम में या तो प्रोटॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो शुरू में कोई चार्ज ना होने का मतलब, मान लो इसके पास 5 ही प्रोटॉन थे तो 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, 5 प्लस 5 माइनस। कोई आप में से 5 रुपये मांग रहा है, आपके पास भी 5 रुपये ही है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास? 0 रुपये। इसी तरह हो सकता है ये है, ये भी न्यूट्रल है, मतलब इसके पास कोई पैसा नहीं, तो हो सकता है इसके पास 6 प्रोटॉन रहे और 6 इलेक्ट्रॉन रहे हो, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जी, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, कभी भी इधर वाले प्रोटॉन इधर पे नहीं जाएंगे, ना इस वाले प्रोटॉन इधर जाएंगे। हमेशा होता है ट्रांसफ़र किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका ट्रांसफ़र होगा जी? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। अब मान लो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चले गया, मान लिया आपने एक बार के लिए। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो इसके पास 6 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। इसके पास क्या होंगे? 5 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 4। अब बताओ 5 रुपये तो प्लस, यानी 5 रुपये इसके पास पड़े, 4 रुपये को इसमें से मांग रहा है, तो अब इसके पास 1 रुपया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? यानी इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह इसके पास 6 रुपये हैं, 6 पॉजिटिव हैं, 7 नेगेटिव है, 7 इसमें से कोई मांग रहा है तो इस पर 1 माइनस आ जाएगा। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इस पर 1 प्लस चार्ज आया, इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आया। तो यही बात लिखी गई कि चार्ज हमेशा प्रोड्यूस होता है किसके कारण? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रोड्यूस होता है जी। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको हम क्यू से लिख देते हैं जी। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 1 ट्रांसफ़र हुआ हो सकता है इलेक्ट्रॉन 2 भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो हम उसको n से नोट करते हैं। n है जी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है उसको हम e से नोट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना उसको किससे नोट करते हैं? e से। तो ये फॉर्मूला बन गया। q क्या है? यहाँ पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, किसके बराबर होता है? q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है जी? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है? ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ था, एन की वैल्यू 1 रख देंगे। अब बात आती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो एन की जगह 2 रख देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 3 रख देंगे। 4 होंगे तो 4 रख देंगे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, याद रखिएगा जी, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस की आएगी पावर 10 की पावर -19 कूलाम्ब। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। प्रोटॉन पे ही इतना ही होता है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा जी। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी पावर में माइनस ही रहना है यहाँ भी। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पावर में माइनस रहेगा ही रहेगा जी, दोनों में आगे वाला माइनस प्लस हो जाना है। और न्यूट्रॉन पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई चार्ज नहीं होता, यानी 0 चार्ज होता है जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या बताया था मैंने आपको? एन बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमें एन ही निकालना है। क्या निकालना है? एन। इन 1 कूलाम चार्ज, चार्ज कितना दे रखा आपके पास? 1 कूलाम, यानी क्यू की वैल्यू 1, ठीक है। एन हमें निकालना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप ये मत सोचना मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, ये माइनस लो चाहे प्लस लो, ये वैल्यू सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। कैलकुलेशन के पर्पज़ से आप यही वैल्यू मान के चलोगे। इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोबारा समझिएगा जी,
होता चार्ज दोनों पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन निकालना होगा तो आप यही वैल्यू लोगे, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना बताओ, तब आप इसके आगे माइनस लगा देना, और प्रोटॉन पे कितना तब इसके आगे प्लस लगा देना। तो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए आप इतना ही लोगे, ठीक है जी। अब हमें n निकालना, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये 10⁻⁻19 नीचे है, ऊपर ले जाओ तो पावर प्लस हो जाएगी, उल्टा हो जाता है ऊपर जाके, तो 10⁻19 प्लस हो जाएगी, गुना 1 करोगे तो यही आएगा। नीचे कितना बच गया, 1.6 बच गया जी। अब क्या करूँ, 10⁻19 का मतलब होता है 10 के आगे 19 बार 0, तो मैंने एक 10 अलग कर दिया। जैसे 100 है, 100 का मतलब होता है 10⁻2, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10 गुणा 10⁻1, यानी कि 10 आगे कर दो, पावर 1 कम कर दो। 10⁻3 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10⁻2, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितनी है, 1, और बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाएगी 3, यही आंसर आएगा। तो इसी तरह मैंने क्या करा, 10⁻19 जो थी इसको लिख दिया 10 गुणा 10⁻18 डिवाइड बाई कितना है जी 1.6 इज इक्वल टू कितना है n। अब आप 10 को डिवाइड करके देखो 1.6 से, 10 को डिवाइड करके देखो 1.6 से, आंसर आएगा आपके पास 6.25। कितना आएगा 6.25। जब 10 को आप 1.6 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 6.25। बच कौन गया, गुणा 10⁻18 न्यूटन, एन की वैल्यू आ गई 6.25 गुणा 10⁻18, यानी कि 1 कूलाम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 6.25 गुणा 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उन सब का चार्ज मिलके क्या कहलाएगा जी, 1 कूलाम्ब चार्ज कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा जी, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट। 2-3 बार रिवाइज करोगे अच्छे से हो जाएंगे जी। अगली बात आती है जी कंडक्टर्स क्या होते हैं। एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर। जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है जी, ठीक है, अगर मैं पेन को स्विच बोर्ड के अंदर डाल के देखूँ और बटन दबा के देखूँगा तो हो सकता है इस पेन से मुझे करंट ना लगे। बाकी एक्सपेरिमेंट आपको ट्राई नहीं करना है जी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ पेन मेटल के भी आते हैं तो उसके कारण हो सकता है करंट लग जाए। आपने कुछ और भी चीज़ें देखी हो, जैसे घरों में आम बात होगी कि जब एक लकड़ी डाल देते हैं हम सूखी वायर वगैरह के साथ में, ठीक है, क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें करंट नहीं लगता, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे करंट पास हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे करंट पास नहीं होता। तो जिनसे करंट पास हो जाता है उसे हम कंडक्टर कहेंगे, जिनसे करंट पास नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी जी, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स कहा जाता है जी। एग्जाम्पल है सिल्वर है, कॉपर है, एलुमिनियम है, ये सारे के सारे जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी सारी किसका एग्जाम्पल है, कंडक्टर्स का। यहाँ तक तो ठीक थी, हर बच्चा याद रखेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर। कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो भी एक क्या है जी, एक अच्छी कंडक्टर है, हमारी बॉडी से भी करंट पास हो सकता है, ठीक है जी। अगला इंसुलेटर। इंसुलेटर इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले डेफिनेशन में कैन फ्लो था, कैन नॉट फ्लो कर दो, बस इतना ही चेंज करना है। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, आर कॉल्ड इंसुलेटर। उन्हें क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर। जैसे ग्लास है, ग्लास से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, वुड वुड लकड़ी से नहीं पास करती, लेकिन कंडीशन है जी लकड़ी ड्राई होनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। रबड़ है, ड्राई एयर है, ठीक है, सूखी हवा, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास है नहीं करती। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। आगे चलते हैं, एक नोट डाल लो ये बात आप कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, यानी कोई भी एटम है अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी वो कंडक्टर बन सकता है, वरना वो कंडक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। समझ आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है जी, तो पहले में 2 भरे जाते हैं, 2 के 2 भरे गए इसके पूरे, तो इसके पास कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बाहर घूम सके। तो जो अगर खाली इलेक्ट्रॉन होता तो ये कंडक्टर होता, इसलिए हीलियम कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है एक आपका, ठीक है। तो कंडक्टर किसकी वजह से होता है जी, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब्सटेंस के कारण अंदर, तो वो उसको कंडक्टर बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इट इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इम्पोर्टेंट सोर्स एनर्जी का आपको पता है, सोर्स मतलब स्रोत होता है ये।
तो एनर्जी मतलब ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ें चलाते हैं हम तो एनर्जी मिलती है हमें, एनर्जी का सोर्स हुआ ये। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 पार्ट से बना सकते हो। सबसे पहला एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, करंट का मतलब होता है चलता हुआ। ठीक है, करंट का मतलब आप वो नहीं लोगे यहाँ पे, करंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि चलना, कोई चीज़ चल रही है तो वो करंट कहलाएगी, और कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो स्टैटिक कहलाएगी। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है तो वो स्टैटिक हो जाएगी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है तो क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम स्टैटिक और करंट। ठीक है, देखो जी, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, रिमेन एट रेस्ट। क्या रहेगा, चार्ज रेस्ट पे रहेगा, चार्ज रुका हुआ रहेगा, चलेगा नहीं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा अपने कॉम्ब को, कंघे को बालों के अंदर घुमाया होगा, फिर उसके पास आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख लो, फिर आप उसको जैसे ही कागज़ के टुकड़ों के पास लेके आओगे तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, वो कागज़ के टुकड़े अपने आप उसके चिपक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मान लो आपने ग्लास रोड ले लो, ग्लास मतलब कांच की रोड ले लो। ठीक है जी, उसको क्या करो, आप किसी सिल्क के कपड़े पर रब करो, रगड़ो उसको। ठीक है, तो फिर भी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब वो चार्ज हिलने वाला नहीं है अपने आप, यानी वो चार्ज एट रेस्ट है। तो कभी भी चार्ज अगर रेस्ट के ऊपर होता है तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये होती है, एक नंबर में ये पूछा जाता है जी कि जब आप ग्लास रोड को रब करते हो किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो ध्यान रखिएगा जी, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यही है, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रोड, कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैन इट इज़ रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब इसको किसके साथ रब किया जाएगा, सिल्क क्लॉथ के साथ। और मैंने आपको बताया था जब एक पे पॉजिटिव आएगा तो सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जबकि एबोनाइट रोड को, एबोनाइट क्या होता है जी, आपने मान लो रबड़ सुना होगा जी, हम रबड़ की कुछ प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, रबड़ की कुछ क्वालिटी में चेंज कर देते हैं उसमें सल्फ़र ऐड करके, तो कुछ अमाउंट के अगर हम रबड़ में सल्फ़र ऐड कर देंगे तो वो एबोनाइट हो जाएगा। अब मान लो आपने एबोनाइट की रोड ली, अगर आप इसको रब करोगे किसी वुलन क्लॉथ पे, ऊनी कपड़े पर रब करोगे तो एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा जी। कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो फटाफट बताओ वुलन क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका उल्टा आ जाएगा जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप पीछे से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पहले ही बता दिया, करंट के अंदर चलता हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मिलेगा आपको, चलता हुआ, चलता मतलब मोशन में। तो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम घरों में क्या होता है जी, घरों में भी तार में करंट आता रहता है, वहाँ से करंट नहीं आता, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, पूरा नाम ये है, हम शॉर्ट फॉर्म में उसको कह देते हैं करंट लग जाएगा, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है जी वो पूरी। ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज क्या होता है, मोशन के अंदर होता है। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम्स, वो किसका एग्जाम्पल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है जी। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कहीं पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके आसपास का कुछ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप कोई चीज़ लेके जाओगे तो अपने आप खींच लेगा अपनी तरफ। तो उस एरिया का हमें क्या होता है, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो एक एरिया प्रोड्यूस कर लेता है अपने आसपास। अब मान लो आप कोई भी एक चार्ज लिया आपने, वो इनफाइनाइट पोजीशन पे जी, कहाँ पे है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा दूर है जी। ठीक है, अब आप उसको उठा के किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो। ठीक है जी, यहाँ से उठा के किसी एक इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो उसको यहाँ तक उठा के लेके आने में जितना काम आपको करना पड़ेगा, जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है जी, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इसको डिफाइन किया गया कि वर्क डन होना चाहिए जी, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक आने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है।
इसको डिनोट किससे किया जाता है, बार बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, अगर हमने V लिख दिया तो समझ जाना उसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही लिखा हुआ है। तो इसका सिंबल है V और इसकी SI यूनिट जरूर याद रखनी है जी, वोल्ट है। मैंने पहले आपको बताई थी चार्ज की क्या थी, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो, पहले करवाई हुई आपको, ठीक है, रिवाइज करके देख लो। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा जी चार्ज की इलेक्ट्रिक यूनिट क्या होती है, बताई हुई, आप पीछे देख लीजिएगा जी, कूलम्ब होती है, ठीक है। इसके बाद आगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी, ठीक है। अब नाम से पता चला, मान लो आपने यहाँ का पोटेंशियल निकाले, दो स्टूडेंट है जी, ए है एक बी स्टूडेंट है, ए के नंबर आपको पता है, बी के नंबर आपको पता है, मैंने कहा डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है जी। तो वही मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है और बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी चार्ज को जितना काम करना पड़ेगा वो उन दोनों के बीच का हो जाएगा। इन्फिनिटी से लेके आओगे किसी पॉइंट पे तो पोटेंशियल निकल के आएगा उस पॉइंट का, और किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में कितना काम करना पड़ेगा चार्ज को मूव करवाने में, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जो उन दो पॉइंटों के बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जी, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना काम करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताओ, मैंने कहा जी ए के 30 मार्क्स, बी के 40 मार्क्स, पोटेंशियल इनके बीच का डिफरेंस बताओ, तो आप कहोगे जी 10 है, 10 नहीं है जी, 10 मार्क्स है। तो जो इनकी यूनिट रहेगी वही तो इनके डिफरेंस की यूनिट रहेगी। एक के पास 5 रुपये, एक के पास 10 रुपये, मैं कहूँगा बीच का डिफरेंस बताओ जी कितने रुपये हैं, तो आप कहोगे जी इनका डिफरेंस 5 रुपये। मान लो एक के पास 4 रुपये होते तो मैं कहता आप बता दें 6 रुपये डिफरेंस है जी दोनों के पास, ठीक है। यानी जो यूनिट इनकी होती है वो यूनिट डिफरेंस की निकल के आती है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट ही वोल्ट थी तो इसकी यूनिट भी क्या आनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट आनी है, उसको वी से नोट करें तो इसको भी वी से ही डिनोट करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है जी, वो याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है जी, वर्क डन अपॉन, वर्क डन बटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव हुआ है और कितना काम आपने करा है। उसका क्या मतलब हुआ जी, मैंने यहाँ पे यूनिट चार्ज लिखा, यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को, एक कूलम्ब चार्ज को, ठीक है। मैं कह दूँ कि हम 10 आदमी थे जी, ठीक है, और 10 आदमी मान लो 30 एप्पल खा के, तो मैं कह दूँ एक आदमी बताओ कितने एप्पल खाए होगे, तो आप यही कहोगे ना जी, टोटल एप्पल 30 थे, 10 आदमी थे, डिवाइड कर दो, 3 आंसर आ गया, एक आदमी ने 3 एप्पल खाए होंगे। तो यही तो है। अब हर बार जरूरी थोड़ी है मेरे पास यूनिट ही चार्ज होगा, एक कूलम्ब ही चार्ज होगा, मेरे पास हो सकता है 20 कूलम्ब चार्ज, हो सकता है 50 कूलम्ब चार्ज हो, तो उसके लिए कितना मैंने काम किया और कितना चार्ज था, एक का अपने आप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो वही डेफिनेशन थी, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट काम करना पड़ेगा इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नोट करते हैं, वी से। वर्क डन को किससे नोट करते हैं, डब्ल्यू से। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, सॉरी क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को किसी नोट करते हैं हमें क्यू से। तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ। V इज इक्वल टू आया आपके पास डब्ल्यू अपॉन क्यू, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्ट, V वोल्ट ही होती है आपकी। V की जगह मैं 1 वोल्ट लिख देता हूँ, 1 कब आएगा आंसर, हो सकता है यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, कट के 1 आ जाएगा, यहाँ भी 4 हो, नीचे भी 4 हो, तब भी 1 आ जाएगा। तो मैं एक आइडियल कट ये भी तो हो सकता है कि एक ऊपर ले लें, एक ही नीचे ले लें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 आदमी थे, 4 रोटी खा ली, 5 आदमी थे, 5 रोटी खा ली, 6 आदमी थे, 6 रोटी खा ली, तो मैं ये भी तो कह सकता, अब एक एक ही आ रहा है ना आंसर, तो आप यही कह दो सीधा सा कि एक आदमी और एक रोटी, यानी ऊपर भी एक लिख लो, नीचे भी एक लिख लो, अपने आप एक आंसर आ जाएगा। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, क्या होती है, जूल यूनिट, आपको ये 9th में थी आपके, वर्क डन याद रखनी पड़ेगी, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। चार्ज की यूनिट मैंने अभी आपको बताई थी कूलम्ब। तो अभी आपने कहा जी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो, कुछ नहीं करा जी, यहाँ वैल्यू पुट करिए, V वोल्ट होता है 1 वोल्ट लिया, W जूल होती है 1 जूल ले ली, Q भी क्या ले लिया आपने 1 कूलम्ब ले लिया, ठीक है। यहाँ से एक डेफिनेशन बन के आएगी आपके अपने आप।
यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट किसके बराबर आया कि आप 1 जूल क्या करो, वर्क करो जी, 1 जूल क्या करो, वर्क करो। किस चीज़ के लिए, 1 कूलाम्ब चार्ज को मूव करवाने के लिए। किसको मूव करवाने के लिए, 1 कूलाम्ब चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा जी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ रही है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहा जा सकता है। कब, इफ, जब 1 जूल हो वर्क डन, वर्क डन कितना हो, 1 जूल हो, इज डन इन मूविंग, कितना मूव करवाना है आपको, 1 कूलाम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है जी, आगे आपको यह बात समझ में नहीं भी आ रही तो आप रिपीट कर सकते हो वीडियो को जी। ठीक है, यूट्यूब का यही फ़ायदा है कि आप जब चाहें रिपीट कर सकते हैं। क्लास में सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो पाती, यूट्यूब में आप इस चीज़ को 10 बार भी देख सकते हैं, 20 बार भी देख सकते हैं जी। ठीक है, ठीक। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना जी, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। आपकी कमेंट सेक्शन ही मोटिवेट करते हैं जी, और उनसे फिर आइडिया चेंज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं जी। ठीक है, अगला जी, अब है पोटेंशियल डिफरेंस को नापा कैसे जाए। उसको नापने के लिए ये तो है नहीं कि हम खुद से ऐसे नाप सकते हैं जी, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमें बनाना होगा। आप सब ने स्टेबलाइजर का नाम सुना होगा, अच्छे से फ्रीज के ऊपर रखा होता है जी। ठीक है, उसमें एक ऊपर एक वो लगा होता है, सुई सी लगी होती है, नीडल भी, उसमें वोल्ट नीचे लिखा होता है वी करके, ऐसे निशान बनाया हुआ, ऐसे वी करके लिखा हुआ। तो इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट को नापने वाला मीटर क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाएगा, तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, एक उपकरण की सहायता से, इसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर है। तो क्या होगा जी, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, कॉल्ड लिख लीजिएगा जी, वोल्ट मीटर। अब बात आती है जी, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये लाइन अभी आप नहीं समझ पाओगे कि पैरेलल का क्या मतलब हुआ। आप एक बार याद रख, यहाँ नोट करके रख लीजिएगा, आगे आपको बता देंगे जब हम कनेक्शन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल के, तब आपको बता दिया जाएगा जी। ठीक है, अगला है जी, वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ये बात भी आप अभी नहीं समझ पाओगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है जी। ठीक है, जब मैं रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाऊँगा आगे, जब सारे कनेक्शन करवाऊँगा, तब इसका रीज़न भी बताऊँगा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है जी। ठीक है, अगला जी, वोल्टेज इज अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट भी कह सकते हो या फिर वोल्टेज भी कह सकते हो जी। ठीक है, हम घरों में सुनते हैं ना, यार वोल्टेज कम आई हुई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम है आज। ठीक है, हमारे घरों में जो वोल्ट आती है वो 220 वोल्ट की आती है, नॉर्मल आनी चाहिए। ठीक है, कई बार 240 भी आ सकती है, 150 भी आ जाती है, कम भी आ जाती है, ज़्यादा भी आ जाती है। ठीक है, तो वोल्टेज एक अदर नेम है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं और वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मच वर्क इज डन। डब्लू की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला था मेरे पास, V इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। V था पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। डब्लू था वर्क डन जो मुझे निकालना ही है। क्यू क्या था, चार्ज था। क्यू क्या था, चार्ज था। जो वैल्यू पता वो रख देंगे। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, चार्ज कितना है, 2 कूलाम, यानी क्यू की वैल्यू तो 2 कूलाम होगी। फ्रॉम ए पॉइंट 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक जाना है। एक पॉइंट 118 वोल्ट का, एक 128 वोल्ट का, एक के नंबर 118, एक के नंबर 128। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इनके बीच का डिफरेंस। तो बताओ कितना आएगा डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालोगे, 128 में से 118 माइनस कर, 10 डिफरेंस आ जाएगा जी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे आप इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये उठा के यहाँ रख दो। तो बताओ वी की जगह हम कितना रखें, 10। डब्लू हमें निकालना ही है, क्यू की जगह हम कितना रखेंगे, 2। तो डब्लू के बराबर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 इंटू 2 का 20। और डब्लू था वर्क डन, और वर्क डन की मैंने यूनिट बताई थी आपको इसी पेज में स्टार्टिंग में। फटाफट याद करके बताइएगा जी, कमेंट सेक्शन में भी लिखो, जूल होती है जी। तो 20 जूल आंसर आ जाएगा जी। कितना काम करना पड़ेगा उसको, 20 जूल वर्क इज। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
नहीं भी आया है तो आप रिपीट कर सकते हैं एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तो ध्यान रखिएगा जी, एनर्जी कह दो या फिर वर्क टन कह दो, दोनों एक ही बात होती है जी। एनर्जी कह दो या फिर वर्क टन कह दो, ये 9th की साइंस के अंदर था, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 9th की साइंस में। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी कितनी देनी है, यानी वर्क डन कितना करना है, टू ईच गुलाम, ईच गुलाम का मतलब क्या, हर एक गुलाम के लिए, यानी एक गुलाम के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी लेनी है, एक, हर एक, मैं कह दूँ आपको हर एक को कितने लड्डू मिलने चाहिए, ये मतलब तो यही हुआ ना कि एक को कितने लड्डू मिलने चाहिए, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो ईच गुलाम का मतलब हो गया एक गुलाम को, ठीक है, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 1 गुलाम, ठीक है जी। ऑफ ए चार्ज पासिंग 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी की वोल्टेज दे रखी है 6, यानी वी की वैल्यू पहले दे हुई, वोल्टेज आपको दे रखी है, बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस